हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडम ईडीयू पे आपका स्वागत है। और कल आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पाए, लेकिन आज हम जो कल के और आज के करंट अफेयर्स उनको डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपकी क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो और सारे करंट अफेयर्स आपके अच्छे से कवर हो जाए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो फर्स्ट न्यूज़ इज फर्स्ट सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल विल बी स्टैब्लिश्ड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के परभानी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एशिया का पहला सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल जो है वो कपड़ा मिल वहाँ पर लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल ये पहला मिल होगा जो सोलर एनर्जी पे ऑपरेट करेगा भारत में। दिस विल बी स्प्रेड ओवर 30 एकर्स ऑफ लैंड, तो 30 एकड़ की ज़मीन पर ये फैला होगा और ये कपड़ा बनाने के लिए जो भी कॉटन है उसको प्रोसेस करेगा। परभानी ये महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, परभानी है। सोलर पावर की हम बात करें तो सोलर पावर क्या है, ये जो भी सोलर एनर्जी आती है उसको जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फोटोवोल्टाइक सेल की मदद से, पीवी सेल्स आपने सुना होगा उसकी मदद से, तो वो सोलर पावर होती है और इसको क्लीनेस्ट और मोस्ट अबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी माना जाता है। ठीक, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो आपकी अवेलेबल रहती है और उससे सोलर पावर जनरेट आसानी से की जाती है, लेकिन इसकी कुछ अपनी लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से उतना ज़्यादा ये एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब एज अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इसको उतना भी बढ़ावा नहीं मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट इस ट्राइंग के जो सोलर एनर्जी है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो हमारा जो टारगेट है कि सोलर एनर्जी 100 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी यहाँ पर इंस्टॉल करनी है भारत में, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इतनी करनी है। सो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है एंड इस कैपेसिटी को बढ़ाने का और भी ज़्यादा ये जो है एम किया गया है। महाराष्ट्र की हम बात करें तो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और पॉपुलेशन की टर्म्स से हम बात करें तो भारत का ये दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है। ये अपनी बाउंड्री कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। सो क्वेश्चन आपके लिए, एशियाज फर्स्ट सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल विल बी स्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ डैश। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल डैश राज्य में स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, तो कहाँ पर ये स्टैब्लिश किया जाएगा? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट इज बैरक ओबामा की एक ऑटोबायोग्राफी आई है जो उनके द्वारा लिखी गई है, ये है अ प्रॉमिस्ड लैंड। ये उनकी लेटेस्ट बुक है एंड ये 17 नवंबर को पब्लिश हुई थी। एंड इसमें बैरक ओबामा की जो बचपन की ज़िंदगी है, बचपन के जीवन से शुरू होती है और ये पूरी ऑटोबायोग्राफी ख़त्म होती है ओसामा बिन लादेन की किलिंग पे, जो कि 2011 में हुई थी। और इस बुक में उन्होंने अपनी पर्सनल से ज़्यादा पॉलिटिकल लाइफ को डिस्कस किया है। उन्होंने अपने फेलो लीडर्स के बारे में भी इसमें बातें की हैं, जैसे डेविड कैमरून, व्लादिमीर पुतिन। एंड उन्होंने जब वो प्रेसिडेंट रहे थे यूएस के, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए, क्या गलतियां रही एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन की गलतियों के बारे में उन्होंने लिखा है। इसको यूके में वाइकिंग के द्वारा पब्लिश किया गया है और यूएस में क्राउन के द्वारा पब्लिश किया गया है। बैरक ओबामा जो थे ये 44th प्रेसिडेंट थे यूएस के, जिन्होंने 2009 से लेकर 2017 तक सर्व किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और वो पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। इसके अलावा 2009 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो उनको प्रदान किया गया। एंड इसके अलावा उन्होंने ओबामा केयर शुरू किया था, जो कि एक फेमस पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। सो क्वेश्चन आपके लिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ प्रॉमिस्ड लैंड? अ प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? डोनाल्ड जॉन ट्रम्प, एस जयशंकर, बैरक ओबामा एंड रस्किन बॉन्ड। तो इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बराक ओबामा। सो बुक्स एंड ऑथर्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जो न्यूज़ में रहती हैं बुक्स, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं।
नेक्स्ट इज जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, दे हैव साइंड अ डिफेंस पैक्ट टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। तो चाइना के बढ़ते प्रभाव को मुकाबला देने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में, ताकि पूरा एकदम अच्छे से इंडो पैसिफिक फ्री रीजन रहे, तो उसके लिए यहाँ पे एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एग्रीमेंट को रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट कहा गया है, इसको एक पारस्परिक पहुंच समझौता कहा गया है। इससे क्या होगा, जो भी दोनों कंट्रीज़ के ट्रुप्स हैं, जो सैनिक हैं, वो एक दूसरे की कंट्री में ट्रेनिंग के लिए और जॉइंट ऑपरेशंस के लिए विजिट कर सकते हैं। Both countries also agreed on the need for a framework which will allow Japanese troops to protect Australian forces if needed। तो दोनों देशों ने ये भी कहा कि एक रूपरेखा ऐसी बनाई जाए जिसमें अगर ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो जापान की जो सैनिक हैं वो उनको रक्षा प्रदान कर सकें। जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आर स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है विशेष रणनीतिक साझेदार हैं, और उन्होंने जो अपना डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट है वो 2007 में साइन किया था। एंड फिर दोनों देशों ने ये एग्री किया था कि जो मिलिट्री सप्लाईज हैं उसको बढ़ाएं। उस पर भी एक एग्रीमेंट जो है 2013 में साइन किया गया, एंड नाउ इन्होंने एक और डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। फॉर जापान इट विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिफेंस पैक्ट अदर देन यूएस जापान सिक्योरिटी पैक्ट। तो जापान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सुरक्षा संधि के अलावा, ठीक है, इस तरह का पैक्ट उन्होंने यूएस के साथ किया है, तो उसके अलावा ये पहला अपनी तरह का रक्षा समझौता होगा। टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस, जापान has started a vision of economic and security cooperation called free and open Indo-Pacific। तो चीन के प्रभाव को कम करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए जापान ने आर्थिक और सुरक्षा सहयोग की शुरुआत की है, जिसे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक कहा जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये भारत है इसके आसपास का जो इंडियन ओशन रीजन है, देन इसके बाद इधर म्यांमार और बाकी रीजन्स आ गए, देन इधर कहीं साउथ चाइना सी है, ओके। तो इन रीजन्स में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, जो चाइना का एग्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबका ये मानना है कि क्योंकि साउथ चाइना सी पे आप सभी जानते हैं कि चाइना अपना क्लेम करता है, तो यहाँ पर कहा गया है, सभी मानते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यानी कि इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन का रीजन है, ये फ्री होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए, यहाँ पे किसी एक का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। जापान की हम बात करें तो एक आइलैंड कंट्री है जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ये जापान की आप लोकेशन देख सकते हैं। ये अपना बॉर्डर सी ऑफ जापान, इधर ऊपर सी ऑफ ओकोत्स्क है, और ईस्ट चाइना सी के साथ शेयर करता है मैरीटाइम बॉर्डर। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ये एक सॉवरन कंट्री है जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट शामिल है, देन तस्मान सी शामिल है, और इसके अलावा जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उस सबको मिला के ऑस्ट्रेलिया बना है। ये अपना बॉर्डर ईस्ट ताइमोर, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड और आइलैंड ऑफ न्यू कैलिडोनिया के साथ शेयर करता है। ये देखिए न्यू कैलिडोनिया यहाँ पर लोकेटेड है। सो ये यहाँ पे बात चल रही है किसकी, मैरीटाइम बॉर्डर शेयरिंग की। करेंसी जो है जापान की वो जापानीज येन है और कैपिटल टोक्यो है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है एंड करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा हैं। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया ड्यू टू हेल्थ रीजंस। देन ऑस्ट्रेलिया की जो प्राइम मिनिस्टर करंटली वो स्कॉट जॉन मॉरिसन है। सो क्वेश्चन आपके लिए, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पारस्परिक पहुंच समझौता निम्नलिखित में से किस देश के बीच हस्ताक्षरित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, जापान एंड सिंगापुर, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पारस्परिक पहुंच समझौता जो है वो हस्ताक्षरित किया गया है। नेक्स्ट इज फीफा वुमेन्स अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप वॉज कैंसल ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 के चलते जो फीफा वर्ल्ड कप था अंडर 17 का वो 2021 में होना था एंड अभी, और इसको इंडिया होस्ट करती, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब इंडिया 2022 का जो एडिशन है उसको होस्ट करेगी। इसके अलावा जो अंडर 20 वर्ल्ड कप है उसको भी कैंसिल कर दिया गया है,
and now it will be hosted by Costa Rica in 2022. एंड ये ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल ने डिसीजन लिए कोविड-19 के चलते हुए 2022 फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय कतर इन विच 32 टीम्स विल पार्टिसिपेट। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसको कतर होस्ट करेगा, जिसमें लगभग 32 टीमें जो है वो भाग लेंगी। फीफा की हम बात करें, इट इज़ द हाईएस्ट इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल एंड बीच सॉसर। तो ये एसोसिएशन फुटबॉल, फ्यूटसल और बीच फुटबॉल का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। ये 1904 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है। एंड करंट प्रेसिडेंट फीफा के कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द विमेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप इन 2022? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में महिला अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? कतर, इंडिया, कोस्टा रिका एंड ब्राज़ील। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। जो कोस्टा रिका है ये अंडर 20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा 2022 में। नेक्स्ट इज आफ्टर द फर्स्ट लॉन्च ऑफ QRSAM। तो ये हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि 13 नवंबर को जब QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसका सक्सेसफुल लॉन्च किया गया था। इसको एक एरियल टारगेट को हिट करना था, इसने सक्सेसफुली हिट किया। अभी इसका जो सेकेंड टेस्टिंग है, सेकेंड फ्लाइट टेस्ट है, वो भी सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है। इसमें जो टारगेट था वो था जेट अनमैन्ड एरियल टारगेट, जिसको बांशी कहते हैं। QRSAM की हम बात करें, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको DRDO के द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है ताकि जो भी आर्मर्ड कॉलम्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके एरियल अटैक से। तो बेसिकली इंडियन आर्मी को ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कोई भी एरियल अटैक से। द एंटायर वेपन सिस्टम इज कन्फिगर्ड ऑन हाईली मोबाइल प्लेटफॉर्म्स एंड कैन प्रोवाइड एयर डिफेंस ऑन द मूव। तो ये जो है पूरा जो इसमें हथियार प्रणाली है उसको अत्यधिक मोबाइल प्लेटफॉर्मों पर कन्फिगर किया गया है ताकि ये जो है चलते चलते भी एयर डिफेंस प्रोवाइड कर सकता है। इसका जो वेपन सिस्टम है उसको जल्द ही इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा। ये प्रक्रिया भी चल रही है। सो क्वेश्चन आपके लिए, QRSAM स्टैंड्स फॉर डैश। QRSAM की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, क्विक रिएक्शन लैंड टू एयर मिसाइल सिस्टम एंड क्विक रिप्लाई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज अ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्चेस लीलावती अवार्ड 2020। तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने लीलावती अवार्ड 2020 इनॉग्रेट किया है, जो AICTE का इनोवेशन एजुकेशन प्रोग्राम है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जो इसकी थीम है लीलावती अवार्ड की, वो क्या है? वो वुमेन एम्पावरमेंट है। और इसका एम ये है कि जो महिलाएं हैं उनमें ये जागरूकता पैदा करना कि क्या क्या इश्यूज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, हाइजीन या विमेन राइट्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। The minister said that the government had launched various welfare schemes and initiatives for the overall development of girl, child and women। तो महिलाओं के लिए और जो कन्याएं हैं उनके लिए काफ़ी जो स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स और इनिशिएटिव्स, वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शामिल है, देन सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान स्कीम, PM उज्ज्वला योजना जिसमें फ्री LPG कनेक्शंस दिए जाते हैं, PM मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जिसमें कम से कम एक विमेन जो होगी 6 मेंबर्स की टीम में मिनिमम। सो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। लीलावती अवार्ड हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड बाय AICTE टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। तो AICTE के द्वारा लीलावती अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया है ताकि जो महिलाओं का सशक्तिकरण है इसको बढ़ावा दिया जा सके।
The award will be presented to recognize efforts made by AICTE approved institutions to treat women with equality and fairness in all spheres of their life. तो ये जो पुरस्कार है ये AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थानों द्वारा अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समानता और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करने के लिए किए गए प्रयासों को पहचानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज जो इंडिविजुअल टीम्स हैं उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन टीम में कम से कम 2 महिलाएं शामिल होनी चाहिए। AICTE की हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ये नवंबर 1945 में सेटअप किया गया था एज अ नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी, और ये जो है सर्वे कंडक्ट करता है ऑन द फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा में जो भी उपलब्ध सुविधाएं हैं उनका सर्वेक्षण करता है, साथ ही जो नियोजित विकास है उसको बढ़ावा देता है, और टेक्निकल एजुकेशन में जो गुणवत्ता है उसको भी बढ़ावा देता है। प्रोफेसर अनिल डी सहस्रबुद्धे जो हैं वो करंटली चेयरमैन हैं AICTE के। सो क्वेश्चन आपके लिए द थीम ऑफ लीलावती अवार्ड 2020 इज डैश। लीलावती पुरस्कार 2020 का विषय डैश है। विमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नन ऑफ द अबव। तो महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और उद्यमिता या इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, दैट इज विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट इज एक MOU साइन हुआ है बिटवीन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL और डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गोवा के बीच में फॉर इंडियाज फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड सोलर कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट इन गोवा। तो गोवा में भारत की पहली विकेंद्रीकृत सौर कन्वर्जेंस परियोजना के लिए ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग के बीच में यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये दोनों मिलकर फिजिबिलिटी स्टडीज करेंगे एंड इसके बाद जो भी प्रोजेक्ट है इसका इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। इट विल एक्सेलरेट द यूसेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इन गोवा एंड मीट इट्स एग्रीकल्चर एंड रूरल पावर कंजप्शन। तो इसके कारण क्या होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल है, लक्ष्य ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में तेजी होगी गोवा में, साथ ही जो भी गोवा में एग्रीकल्चर और रूरल संबंधित जो भी पावर कंजप्शन होता है, बिजली की खपत जो है उसको ये पूरा करेगा। दिस विल ऑल्सो हेल्प प्रोवाइड क्लीन एनर्जी एट अफोर्डेबल रेट्स, क्योंकि जब सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा तो यहाँ पर क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा और प्राइसेस भी कम होते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। EESL will install solar energy projects on the vacant or unused land provided by ग्राम पंचायत and electricity board। तो EESL की यहाँ पे जिम्मेदारी है कि जो भी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो भी खाली या फिर अप्रयुक्त भूमि है जो ग्राम पंचायत या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा प्रदान की जाएगी वहाँ पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। एंड दिस विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट विच विल जनरेट ग्रीन एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल कंजप्शन। तो अपने तरह का पहला अभिसरण परियोजना होगा जो कृषि और ग्रामीण उपभोग के लिए हरित ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी देगा फॉर रनिंग एग्रीकल्चर पम्प्स, LED लाइट्स को चलाने के लिए एक्सेट्रा। एंड गोवा पहला स्टेट होगा जो इस तरह के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। इसके अलावा गोवा की हम बात करें तो ये जो आपने न्यूज़ में पढ़ा था कि फर्स्ट हर घर जल स्टेट जो बना है वो भी गोवा को दिया गया है, ठीक, कि उन्होंने पाइप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड किए हैं रूरल एरियाज में। सो इसलिए गोवा न्यूज़ में था। एंड नाउ इट इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट इन द कंट्री। EESL की हम बात करें तो ये फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये NTPC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन REC लिमिटेड और पावर ग्रिड का जॉइंट वेंचर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। सो क्वेश्चन आपके लिए, इंडियाज फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड सोलर कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ डैश। भारत का पहला विकेंद्रीकृत सौर कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट डैश राज्य में स्थापित किया जाएगा। त्रिपुरा, झारखंड, गोवा एंड केरला। तो कहाँ पर स्थापित होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गोवा। Next is the Platinum Jubilee Foundation Day celebrations of CSIR CIMFR was inaugurated by Union Health Minister Dr. हर्षवर्धन। So Dr. हर्षवर्धन ने यहाँ पर
जो प्लैटिनम जुबली फाउंडेशन डे की सेलिब्रेशन से इनको इनॉग्रेट किया। इसके चलते 3 नई फैसिलिटीज़ इनॉग्रेट की गई, जिसमें प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन पायलट प्लांट था, नॉन रिकवरी कोक ओवन प्लांट था विद द हॉट स्टैंपिंग फैसिलिटी एंड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो ये जो CIMFR है, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च है, जो कि कंस्टिट्यूएंट लैबोरेटरी है CSIR की, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये धनबाद झारखंड में लोकेटेड है और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करती है। इसका काम है कि रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना इन द फील्ड ऑफ कोल एनर्जी चेन इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एंड यूटिलाइजेशन। तो ये अन्वेषण, खनन और उपयोग सहित संपूर्ण कोयला ऊर्जा श्रृंखला के लिए अनुसंधान और विकास के संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो भी बनाए जाते हैं, चाहे वो रिलेटेड टू रोडवेज हो, रेलवेज हो, टनल्स हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हो, उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो ये प्रोवाइड करता है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान के बारे में सही है? Recently, Golden Jubilee of CSIR CIMFR was celebrated on 17 November. So next is it is located in Dhanbad, Jharkhand. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। सिर्फ 2 करेक्ट है, क्योंकि पहला गलत इसलिए क्योंकि गोल्डन जुबली नहीं, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट की गई है। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है या फिर जहाँ पे लोकेटेड है धनबाद झारखंड में है, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Next is Union Minister of Science and Technology Dr. Harshvardhan inaugurated curtain raiser of IISF 2020, that is India International Science Festival 2020। उसका इस वर्ष 6वां संस्करण होगा और ये 22 से लेकर 25 दिसंबर तक चलेगा। और इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है CSIR के साथ मिलकर चलाएंगे। इसके साथ साथ विज्ञान भारती जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा इन ऑर्गेनाइजिंग दिस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। एंड अभी यूनियन मिनिस्टर ने ब्रोशर और वेबसाइट लॉन्च की इस फेस्टिवल के लिए। इसकी थीम होगी साइंस फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड ग्लोबल वेलफेयर, विज्ञान के लिए आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण इसका विषय होगा। In IISF 2020, approximately 1 lakh people will participate and 40 events will be organized। तो इस वर्ष का जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होगा, इसमें 1 लाख के करीब लोग भाग लेंगे और 40 से ज़्यादा जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। ये जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, ये 2015 में लॉन्च किया गया था इन एसोसिएशन विद विज्ञान भारती टू एंगेज द पीपल विद साइंस एंड सेलिब्रेट द जॉय ऑफ साइंस। तो इस महोत्सव को बनाने का मेन यही है उद्देश्य कि साथ मिलकर जनता को विज्ञान से जोड़ा जाए और विज्ञान की खुशी मनाई जाए। न्यू थीम्स एडेड इन दिस ईयर्स फेस्टिवल आर हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलोसफी एंड साइंस, एग्रीटेक, क्लीन एयर, एनर्जी, वेस्ट एंड सैनिटेशन एट्सेट्रा। तो इस वर्ष का जो त्यौहार है इसमें नए कुछ विषय जोड़े गए हैं, जैसे भारतीय विज्ञान, दर्शन और विज्ञान, एग्रीटेक, स्वच्छ वायु, ऊर्जा, अपशिष्ट और स्वच्छता आदि। CSIR will spearhead the IISF 2020 with the support of all other concerned ministries and departments। तो CSIR अन्य सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से IISF 2020 का प्रसार करेगा। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। द थीम ऑफ IISF 2020 विल बी साइंस फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड ग्लोबल वेलफेयर। India International Science Festival was launched in 2018 in association with Vigyan Bharati. The 6th edition of India International Science Festival 2020 will be held from 22 to 25th October. And in IISF 2020, approximately 1 lakh people will participate and 40 events will be organized. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। ये 2018 में नहीं 2015 में लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट इज द BCCI अनाउंस्ड दैट MPL स्पोर्ट्स यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स जो है वो ऑफिशियल किट स्पॉन्सर होगा और ऑफिशियल मर्चेंडाइज पार्टनर होगा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अगले 3 वर्ष के लिए। एंड ये जो एग्रीमेंट है नवंबर 2020 से स्टार्ट होगा, दिसंबर 2023 तक के लिए वैलिड होगा क्योंकि 3 साल का एग्रीमेंट है ये। इसमें जो भी सीनियर वेमेन और मेन की जो अंडर 19 टीम्स हैं उनको MPL स्पोर्ट्स जो है नई किट्स प्रोवाइड करेगा। BCCI की हम बात करें, गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट इन इंडिया की। ये स्टैब्लिश हुई थी दिसंबर 1928 में। हेडक्वार्टर्स इसके वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और करंट प्रेसिडेंट इसके सौरव गांगुली हैं। और IPL के जो स्पॉन्सर था, टाइटल स्पॉन्सर, वो कौन था इस वर्ष का? ड्रीम 11 थी। ओके एंड जो विमेन T20 का जो टाइटल स्पॉन्सर बना है वो रिलायंस जियो बना है। ओके सो ये आपको पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द ऑफिशियल किट स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स? निम्नलिखित में से कौन 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक किट प्रायोजक होगा? इससे पहले नाइकी था, MPL स्पोर्ट, Xiaomi इंडिया, सैमसंग एंड पेप्सिको। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज MPL स्पोर्ट्स। नेक्स्ट इज अ रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज रिलीज। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2018 की रिपोर्ट जारी की गई है जिसका शीर्षक है वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश ने बेस्ट सेक्स रेशियो जो है रिकॉर्ड किया है, यानी कि 1084 जो फीमेल्स हैं वो बॉर्न हुई हैं पर 1000 मेल्स। वही मणिपुर का जो है वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है विद 757 फीमेल्स बॉर्न पर 1000 मेल्स। इस रिपोर्ट को ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा रिलीज किया गया है। लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी की हम बात करें, बड़े राज्यों में केरला ने जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं पंजाब का सबसे बेकार प्रदर्शन रहा है। सेक्स रेशियो एट बर्थ इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स बॉर्न पर 1000 मेल्स। तो जन्म के समय जो सेक्स रेशियो है उसका जो लिंग अनुपात है उसका प्रति 1000 पुरुषों पर जन्म लेने वाली महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। The level of registration of births increased to 89.3% in 2018 from 81.3% in 2009। 2009 की तुलना में जो बर्थ के लिए रजिस्ट्रेशन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। पहले 81.3% था 2009 में और अब ये 89.3% हो गया है 2018 में। द टाइम लिमिट फॉर प्रिस्क्राइबर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ इज 21 डेज। तो जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर किसी की मृत्यु होती है तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 21 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर 21 दिन के बाद और 30 दिन से पहले यानी कि 21 से लेकर 30 दिन तक अगर इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो एक फीस जो है डिपॉजिट करनी पड़ेगी, फी पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन अगर यही बर्थ डेथ को रिपोर्ट 30 दिन के बाद किया गया है लेकिन 1 साल से पहले किया गया है तो रजिस्ट्रेशन जो है वो रिटन परमिशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ उसमें एक एफिडेविट और फी पेमेंट भी करना होगा। और जो भी बर्थ एंड डेथ है जो 1 साल के बाद रिपोर्ट किए गए हैं दे शैल बी रजिस्टर्ड ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आफ्टर वेरीफाइंग द करेक्टनेस एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी। तो जो भी बर्थ या डेथ होता है अगर वो 1 साल के बाद उसको बताया जाता है तो वहाँ पर निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद और पूरी पुष्टि करने के बाद जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट हैं उनके आदेश पर ही पंजीकृत किया जा सकता है। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ द नेम ऑफ द चाइल्ड इज नॉट मैंडेटरी। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जब बच्चे का पंजीकरण होता है तो पंजीकरण के दौरान उसका नाम लिखना अनिवार्य नहीं है और नाम को 12 महीने के भीतर भीतर यहाँ पर रजिस्टर कराना चाहिए। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की हम बात करें भारत में तो ये एक यूनिफाइड प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस है, परमानेंट है, कंपलसरी है और इट कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल इवेंट्स। तो यहाँ पर जो भी नागरिक पंजीकरण प्रणाली है इसमें जो भी महत्वपूर्ण घटना होती है जैसे किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई या फिर अभी भी जन्म में है तो उसकी निरंतर स्थायी, अनिवार्य और सार्वभौमिक रिकॉर्डिंग की एकीकृत ये प्रक्रिया है।
जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है 1969 का, उसके अकॉर्डिंग बर्थ और डेथ को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। क्वेश्चन आपके लिए, एज पर द 2018 रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द बेस्ट 6 रेशियो इन इंडिया। सिविल पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अच्छा है? मणिपुर, केरला, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। सो ये हमने 19 नवंबर की न्यूज़ कवर की है। अब 20 नवंबर की न्यूज़ देख लेते हैं, यानी आज की न्यूज़ देख लेते हैं। बेंगलुरु टेक समिट 2020 वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एंड ये जो बेंगलुरु टेक समिट है ये 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक चलेगा। इसकी थीम है नेक्स्ट इज नाउ, एंड इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा डिफरेंट सोसाइटी और जो कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी पार्क्स है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, वो सब इसको मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो क्वेश्चन आपके लिए, द थीम ऑफ बेंगलुरु टेक समिट 2020 इज डैश। बेंगलुरु टेक समिट 2020 की थीम डैश है। नेक्स्ट इज नाउ, एनर्जी एंड रिसोर्सेज फॉर ऑल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग एंड इनोवेटिंग। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज नेक्स्ट इज नाउ जो है वो इसका विषय है। Next is India and Kazakhstan have reviewed their entire gamut of bilateral cooperation in the 7th round of Foreign Office Consultation। तो भारत और कजाकिस्तान ने विदेश कार्यालय परामर्श के 7वें दौर में द्विपक्षीय सहयोग के अपने संपूर्ण सरगम की समीक्षा की है। एंड दोनों कंट्रीज ने अपने जो बायलैटरल कॉपरेशन है अलग अलग फील्ड में, जैसे कि एनर्जी सेक्टर में, डिफेंस, ट्रेड और स्पेस, इन सभी की जो है रिव्यू किया, इन सभी को इनकी समीक्षा की। An MOU was also signed between both countries on India grant assistance for implementation of high impact community development projects in Kazakhstan। तो इसके अलावा दोनों देशों के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जो कि उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए था। उसमें भारत अनुदान प्रोवाइड करेगा। जैसे भारत ने इस तरह का जो इंडिया ग्रांट असिस्टेंस है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये मालदीव्स के साथ भी इन्होंने किया है प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इस तरह का MOU। बोथ कंट्रीज एक्सचेंज देयर व्यूज ऑन इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड अफर्म्ड कॉपरेशन इन डिफरेंट फील्ड्स। तो दोनों देशों ने आपसी हित के मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की पुष्टि की है। कजाकिस्तान की हम बात करें तो सेंट्रल एशिया में ये लोकेटेड एक कंट्री है और ये सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है। देखिए अपना जो बॉर्डर है ये इधर कैस्पियन सी के साथ शेयर करती है। अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें, बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो उज़्बेकिस्तान, देन अराल सी के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा किर्गिस्तान के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। देन चाइना ओवर हियर, रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। देन उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है। नूर सुल्तान इसकी कैपिटल है। पहले इसको अस्ताना के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज करके नूर सुल्तान रख दिया गया है। एंड इसकी जो करेंसी है वो तेंगे है। और कैसिम जोमार्ट तोकायेव जो है इसके करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति हैं कसीम जोमार्ट तोकायेव। क्वेश्चन आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री शेयर अ बॉर्डर विद कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश कजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? उज़्बेकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड ऑल ऑफ द अबव। सो ये सारी कंट्रीज ही कजाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। नेक्स्ट इज अ मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ ग्लोबल प्रिवेंशन कोalition फॉर HIV प्रिवेंशन हैज बीन एड्रेस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन। तो HIV रोकथाम के लिए वैश्विक रोकथाम गठबंधन की मंत्री स्तरीय बैठक को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया और इसको UNAIDS और UNFPA के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ग्लोबल प्रिवेंशन कोalition मेंबर्स हैव एग्रीड टू रिड्यूस न्यू एडल्ट HIV इन्फेक्शंस बाय 75% एट द एंड ऑफ 2020 फ्रॉम 2010 लेवल्स। तो वैश्विक रोकथाम गठबंधन के जो सदस्य हैं उन्होंने
2010 के स्तर से 2020 के अंत में नए वयस्क HIV संक्रमण को 75% तक कम करने के लिए सहमति को व्यक्त किया है। The world has shown significant success in reducing new infections, prevention and treatment services of HIV, reducing transmission of HIV from mother to child, creating awareness among people about the AIDS, etc. तो अगर हम देखें तो एड्स के बारे में लोगों में काफ़ी जागरूकता फैलाई गई है, जिसके कारण और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट भी किया गया है, सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, जिसकी वजह से जो नए इन्फेक्शंस के केसेस हैं वो कम हो गए हैं। मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन है HIV का वो भी कम देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो जो वर्ल्ड एड्स डे है, वर्ल्ड एड्स डे ये हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि कैसे ये एड्स होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, कैसे ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। एंड इसके अलावा जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको भी सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये दिन मनाया जाता है। India's generic antiretroviral drug and HIV prevention model based on the concept of social contracting has played a vital role in controlling the HIV epidemic. तो भारत की जो जेनेरिक एंटीवायरल रेट्रोवायरल दवा है एंड इसके अलावा जो सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग की अवधारणा पर आधारित HIV रोकथाम मॉडल है, इसने HIV महामारी को नियंत्रित करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। The Government of India has enacted the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immunodeficiency Syndrome Prevention and Control Act 2017 to provide a legal framework for protecting the human rights of the infected and affected populations. तो यहाँ पर जैसे देखा जा रहा था पहले कि जिन लोगों को एड्स वगैरह होता था तो उनको काम से निकाल दिया जाता था, ठीक है, और उनको जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उससे उनको जो है वंचित रखा जाता था। तो क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि छूने से नहीं फैलता है, इसके जो ट्रांसमिशन के तरीके हैं वो अलग हैं। जैसे कि अगर किसी का कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको एक सिरिंज लगाया गया एंड सेम सिरिंज किसी और पर्सन को लगाया गया, ठीक है, या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया गया तो उस कारण से ये, और सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी ये हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये छूने से नहीं फैलती हैं, इसके ट्रांसमिशन के अलग तरीके हैं। तो साथ में रहने से, बात करने से, खाना खाने से ये नहीं फैलता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो ह्यूमन राइट्स हैं इन्फेक्टेड पॉपुलेशन के, जो HIV या एड्स के कारण इन्फेक्टेड हैं, उनको उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक लीगल फ्रेमवर्क जो है लागू किया गया 2017 में भारत सरकार के द्वारा। दिस कॉन्फ्रेंस इज इम्पॉर्टेंट इन द कमिटमेंट ऑफ UN जनरल असेंबली टू एंड एड्स बाय 2030। तो इस सम्मेलन 2030 तक एड्स को समाप्त करने की संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण है। The Union Ministry of Health and Family Welfare has launched Mission Sampark in 2017 to bring back people living with HIV who have left treatment after starting antiretroviral treatment. तो केंद्र सरकार ने संपर्क नाम का जो मिशन है वो लॉन्च किया ताकि जो लोग HIV का ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, उनको वापस लाने के लिए मिशन 2017 में स्टार्ट किया गया। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द ग्लोबल प्रिवेंशन कोएलिशन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक रोकथाम गठबंधन के बारे में सही है? Global Prevention Coalition members have agreed to reduce new adult HIV infections by 75% at the end of 2020 from 2010 levels. वैश्विक रोकथाम गठबंधन के सदस्यों ने 2010 के स्तर से 2020 के अंत में नए वयस्क HIV संक्रमण को 75% तक कम करने के लिए सहमति व्यक्त की है। UNAIDS and UNFPA have organized the ministerial meeting of a Global Prevention Coalition for HIV प्रिवेंशन। HIV रोकथाम के लिए ग्लोबल प्रिवेंशन कोएलिशन की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन UNAIDS और UNFPA द्वारा किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टॉयलेट डे। ये हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है एंड ये लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है कि जो सैनिटेशन है वो कितना ज़रूरी है और ग्लोबली वो सैनिटेशन पे संकट है, सैनिटेशन क्राइसिस है।
इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है उसको भी अचीव करना है, तो उससे रिलेटेड उसको जागरूकता फैलाने के लिए भी वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। एंड 2020 का जो फोकस है वो सस्टेनेबल सैनिटेशन और क्लाइमेट चेंज पर है, स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन पर ये केंद्रित है। Department of Drinking Water and Sanitation and Ministry of Jal Shakti is celebrating World Toilet Day 2020 under स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इन इंडिया। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है ग्रामीण वाला भारत में, उसके अंतर्गत वर्ल्ड टॉयलेट डे 2020 डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिलकर मना रहे हैं। It is celebrated to raise awareness about the benefits of safe sanitation and to facilitate district states for their contribution towards स्वच्छता। तो ये सुरक्षित स्वच्छता के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जिला और राज्यों को स्वच्छता के लिए उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जा रहा है। On this occasion, the स्वच्छता पुरस्कार will be given to districts and states for their work towards स्वच्छता। तो स्वच्छता के लिए जिन भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट ने कार्य किया है उसके लिए उनको स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्ल्ड टॉयलेट डे वॉज स्टार्टेड ऑन 19 नवंबर 2001 ऑन द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। जब विश्व शौचालय संगठन की नींव रखी गई थी तभी विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2001 से मनाया जा रहा है। जो हमारा SDG 6 है, सतत विकास लक्ष्य जो 6 है, उसका जो मोटो है वो है वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। तो सभी के लिए पानी और स्वच्छता 2030 तक। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, यहाँ पे आना चाहिए नॉट करेक्ट अबाउट वर्ल्ड टॉयलेट डे, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19 नवंबर, ये हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2020 विल फोकस ऑन सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व शौचालय दिवस 2020 स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित होगा। वर्ल्ड टॉयलेट डे वॉज स्टार्टेड ऑन 19 नवंबर 2001। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2001 को शुरू किया गया था। Department of Drinking Water and Sanitation and Ministry of Rural Development is celebrating World Toilet Day 2020 in India. पेयजल और स्वच्छता विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत में विश्व शौचालय दिवस 2020 मना रहे हैं। सो इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Next is Param Siddha supercomputer developed under the National Supercomputing Mission has bagged the 63rd rank in the 500 most powerful supercomputers in the world। तो दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में भारत का जो परम सिद्धा सुपर कंप्यूटर है, जिसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत बनाया गया है, सो उसको 63rd रैंक हासिल हुई है। इसकी जो स्पीड है वो 5.267 पेटा फ्लॉप्स है एंड इसकी हेल्प से वेदर फोरकास्टिंग की जा सकती है, जियो एक्सप्लोरेशन किया जाता है ऑयल एंड गैस का, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं एजुकेशन के लिए उसमें हेल्पफुल रहेगा। एप्स के डेवलपमेंट में, एरो डिज़ाइन स्टडीज़, इन सभी के लिए काफ़ी मदद करेगा। परम सिद्धि को किसने डेवलप किया है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है और ये इंडिया का लार्जेस्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड AI सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का कौन सा लार्जेस्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, तो नाम क्या होगा उसका? परम सिद्धि होगा। It was built on NVIDIA DGX SuperPod reference architecture networking along with CDEX indigenously developed HPC AI engine software frameworks। तो यह CDEC के स्वदेशी रूप से विकसित HPC AI engine सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क के साथ NVIDIA DGX SuperPod आर्किटेक्चर नेटवर्किंग पर बनाया गया है और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा कोविड-19 के अगेंस्ट, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी सिमुलेशंस हो सकते हैं, मेडिकल इमेजिंग की जा सकती है, जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकती है एंड दिस विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द MSME सेक्टर एंड स्टार्टअप फॉर्म्स। तो ये MSME और जो नए स्टार्टअप क्षेत्र हैं उनमें भी वहाँ पे योगदान करेगा।
इसका जो एआई सिस्टम है वो फ्लड की फोरकास्टिंग में, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, ड्रग डिज़ाइन और हेल्थ केयर सिस्टम में काफ़ी मदद करेगा। यानी कि एआई प्रणाली जो है बाढ़ पूर्वानुमान, कंप्यूटेशनल रसायन विज्ञान और खगोल भौतिकी, दवा डिज़ाइन और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में काफ़ी मदद करेगा। परम 8000 इज द इंडिया फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर दैट वाज डेवलप्ड इन 1991। तो भारत में 1991 में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था भारत में, उसका नाम परम 8000 था। एंड हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा था, आई थिंक सितंबर या जून में हमने शायद पढ़ा था कि जापान का जो फुगाकू सुपर कंप्यूटर है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट जो है वो सुपर कंप्यूटर है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की हम बात करें तो ये मिशन 2015 में अनाउंस किया गया था और इसका एम है टू एम्पावर नेशनल एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूशंस spread across the country by establishing a huge supercomputing grid with over 70 high performance computing facilities। इसका उद्देश्य 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं के साथ एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड की स्थापना करके देश भर में फैले राष्ट्रीय शैक्षणिक और R&D संस्थानों को सशक्त बनाना है। इस मिशन के अंतर्गत जो पहला कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ था वो वाराणसी BHU में इंस्टॉल हुआ था और उसका नाम परम शिवाय था। सो क्वेश्चन आपके लिए, परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर हैज बैग्ड डैश रैंक इन द लिस्ट ऑफ 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में डैश रैंक हासिल की है, 63rd, 42nd, 87th एंड 18th। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 63rd रैंक जो है वो मिली है इसको। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ब्लॉक्स अवॉर्डेड अंडर OLP बिड राउंड 5। तो जो ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी है इसके अंतर्गत जो भी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ब्लॉक्स हैं उनको प्रदान किया गया है। A total of 11 blocks in 8 sedimentary basins have been awarded under bid round 5। तो पांचवें राउंड में टोटल 11 ब्लॉक जो है वो प्रदान किए गए हैं। ONGC got 7 blocks while OIL gets 4 block। तो ONGC को 7 ब्लॉक मिले और OIL को 4 ब्लॉक मिले। OLAP regime has increased the exploration area and removed the red tapeism in the exploration and production सेक्टर। तो LP जब से स्टार्ट हुआ है तो इसने अन्वेषण क्षेत्र में वृद्धि की है और अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में लाल फीताशाही को हटा दिया है। डिजिटाइजेशन ऑफ बिडिंग प्रोसेस हैज एडेड इन द ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो अब क्योंकि बिडिंग प्रोसेस को डिजिटल कर दिया गया है, अब ऑनलाइन बिडिंग होती है, तो इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आई है इस प्रोसेस में कि किसको जो ब्लॉक्स हैं वो एलोकेट किए गए हैं। यहाँ पे फेयर बिडिंग का चांस मिला है। अभी यूनियन मिनिस्टर कौन है? पेट्रोलियम नेचुरल गैस के धर्मेंद्र प्रधान है करेंटली। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी की हम बात करें तो ये 2017 में शुरू किया गया था। दिस इज अ न्यू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। तो तेल और गैस की खोज के लिए भारत सरकार की नई नीति है। इसमें यूनिफॉर्म लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है फॉर द एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन के लिए अलग लाइसेंस होगा। अब यहाँ पे एक सिंगल लाइसेंस होगा जिससे जो भी तरह के हाइड्रोकार्बन है उनका एक्सप्लोरेशन या प्रोडक्शन किया जा सकता है। इन दिस पॉलिसी ब्लॉक्स आर ऑफर्ड अंडर अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। तो इस नीति में राजस्व साझाकरण मॉडल के तहत ब्लॉकों की पेशकश की जाती है, ब्लॉक जो है वो प्रदान किए जाते हैं। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान से पढ़िए, पूछा गया है कौन सी जो कथन है वो सही नहीं है। टोटल 11 ब्लॉक्स हैव बीन अवॉर्डेड अंडर OLP बिड राउंड 5। OLP बिड राउंड 5 के तहत कुल 11 ब्लॉक दिए गए हैं। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी इज अ न्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सैंड माइनिंग। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी रेत खनन के लिए भारत सरकार की नई नीति है। सो कौन सी स्टेटमेंट गलत है इसमें? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सैंड माइनिंग के लिए नहीं है, ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए नई नीति है सरकार की। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज PM मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग जेवियर बेटन विल चेयर इंडिया लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट। और इसको चेयर किया गया, कल चेयर किया गया इसको, दोनों कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया।
The summit will be the first standalone summit meeting between India and Luxembourg in the past 2 decades. तो पिछले 2 दशकों में भारत और लग्जमबर्ग के बीच पहली स्वचालित शिखर बैठक होगी. And the two leaders discussed international and global issues of mutual interest and bilateral issues, including making India-Luxembourg cooperation in post-COVID world strong. तो दोनों नेता ने आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और कोविड के बाद दुनिया में दोनों देशों के बीच में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए चर्चा की. लग्जमबर्ग की हम बात करें तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है और ये वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है. लैंडलॉक यानी कि चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है. बेल्जियम लाइज टू द वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ इट. इसके वेस्ट और नॉर्थ में बेल्जियम स्थित है और जर्मनी इसके ईस्ट में है और फ्रांस इसके साउथ में लोकेटेड है. इसकी कैपिटल जो है लग्जमबर्ग सिटी, ये वन ऑफ द 4 ऑफिशियल कैपिटल्स है ईयू की. एंड अदर 3 हैं ब्रुसेल्स, फ्रैंकफर्ट एंड स्ट्रेसबुर्ग. सो क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टैंडअलोन समिट मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड लग्जमबर्ग इन द पास्ट 2 डिकेड्स विल बी चेयर्ड बाय पीएम मोदी विद डैश. पिछले 2 दशकों में भारत और लग्जमबर्ग के बीच होने वाली पहली स्वचालित शिखर बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी निम्न में से किसके साथ करेंगे? जेवियर बेटल, अलेक्जेंडर डी क्रो, फ्रांसिस्को सगास्ती एंड मैनुअल मरीनो. सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज जेवियर बेटल. और मैनुअल मरीनो जो थे ये इन्होंने हाल ही में एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ पेरू इन्होंने रिजाइन किया है. एंड इसके बाद इनके रेजिग्नेशन के बाद फ्रांसिस्को सगास्ती को जो है इंटरिम प्रेसिडेंट एलोकेट कर दिया गया है, बना दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है. एंड ये रहेंगे जब तक कि 2021 में पेरू में इलेक्शंस नहीं हो जाते, तब तक ये इंटरिम प्रेसिडेंट रहेंगे फ्रांसिस्को सगास्ती. सो नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मेंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 19 नवंबर. हर वर्ष 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की इसकी थीम है बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड बॉयज. तो पुरुषों और लड़कों के लिए बेहतर स्वास्थ्य जो है वो इस वर्ष का विषय है. इसको थॉमस ओएस्टर के द्वारा 1992 में स्टार्ट किया गया था और ये 70 से भी ज़्यादा देशों में मनाया जाता है, भारत में भी मनाया जाता है. उमा चाला, एन इंडियन वुमेन, इज रिमेंबर्ड फॉर हर पायनियरिंग वर्क ऑन इंटरनेशनल मेन डे सेलिब्रेशन इन 2007. भारतीय महिला उमा चाला को 2007 में IMD समारोह पर उनके अग्रणी काम के लिए याद किया जाता है. शी ऑल्सो फाउंडेड द बैंगलोर बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेव द इंडियन फैमिली फाउंडेशन. उन्होंने बैंगलोर स्थित गैर लाभकारी संगठन सेव द इंडियन फैमिली फाउंडेशन की भी स्थापना की थी. The theme for International Men's Day 2019 was making a difference for men and boys. तो जो 2019 का अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस था उसकी थीम थी मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मेन एंड बॉयज. IMD aims to promote positive role models, celebrate men's positive contribution to society, highlight discrimination against males, promote gender equality, focus on health and well-being of men and create a better, safer world. तो IMD यानी कि इंटरनेशनल मेन डे का उद्देश्य सकारात्मक रोल मॉडल को बढ़ावा देना है, पुरुषों के समाज में सकारात्मक योगदान का उत्सव मनाना है, पुरुषों के खिलाफ भेदभाव को उजागर करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, मेल्स के अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. और जेंडर इक्वालिटी की जब बात करें तो महिला पुरुष की यहाँ पे दोनों की ही बात करेंगे, लैंगिक समानता की, पुरुषों के स्वास्थ्य और भलाई पर ध्यान देना और एक बेहतर सुरक्षित दुनिया को बनाना है. सो क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल मेंस डे 2020? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2020 के लिए विषय क्या है? स्टॉप मेल सुसाइड, पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मेन एंड बॉयज, बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड बॉयज. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड बॉयज. नेक्स्ट इज इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला हैज साइंड अ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद मल्टीजी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविजी. तो भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने कोविजी के वितरण के लिए मल्टीजी के साथ एक लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. एंड कोविजी जो है ये कोविड-19 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट है, बेल्जियम बेस्ड मल्टीजी की. कोविजी बेल्जियम स्थित मल्टीजी का एक कोविड-19 रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण किट है जिसमें 92% सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है, यानी इसमें 92% से अधिक संवेदनशीलता है और विशिष्टता है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी है. कोविजी हैज़ बीन ऑलरेडी कमर्शलाइज इन मोर देन 20 कंट्रीज. तो 20 देशों से भी ज़्यादा में इसको कमर्शलाइज कर दिया गया है कोविजी को.
The licensing agreement has been signed for its distribution across most emerging markets and Europe. तो लाइसेंसिंग समझौता अधिकांश उभरते बाजारों और यूरोप में इसके वितरण के लिए किया गया है। सिप्ला की हम बात करें तो ये मुंबई बेस्ड इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मुंबई में स्थित ये एक भारतीय दवा कंपनी है सिप्ला। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैज साइंड अ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद मल्टीजी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविजी अ कोविड-19 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट? निम्नलिखित में से किस भारतीय दवा कंपनी ने कोविड-19 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट कोविजी के वितरण के लिए मल्टीजी के साथ लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सिप्ला, जाइडस कैडिला हेल्थ केयर एंड सन फार्मास्यूटिकल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सिप्ला। Next is Defense Minister has inaugurated NCC's month-long nationwide Constitution Day Youth Club activities program through a video conferencing. रक्षा मंत्री कौन है हमारे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनसीसी के महीने भर के राष्ट्रव्यापी संविधान दिवस यूथ क्लब की गतिविधियों के प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। It aims to mobilize youth to spread awareness about the Indian Constitution among people all over India. तो इसका मेन पर्पज यही है कि जो पूरे भारत में लोगों में भारतीय संविधान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए युवाओं को एकजुट करना है। और संविधान दिवस जो है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन एंड रेड क्रॉस आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट विल कैरी आउट दिस कैंपेन प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को 18 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक इसको कंडक्ट किया जाएगा बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। ड्यूरिंग द कैंपेन, अ नेशन वाइड ब्लड डोनेशन कैंप विल ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर यूथ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 days। तो इस अभियान के दौरान 2 दिनों की अवधि के लिए युवाओं द्वारा राष्ट्रव्यापी रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। सो क्वेश्चन है, एनसीसी रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशन वाइड कॉन्स्टिट्यूशन डे यूथ क्लब एक्टिविटीज प्रोग्राम विल कंटिन्यू फ्रॉम 18 नवंबर टू डैश। एनसीसी का हाल ही में शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी संविधान दिवस यूथ क्लब की गतिविधियों का कार्यक्रम 18 नवंबर से लेकर कब तक चलेगा? 20 नवंबर, 26 नवंबर, 13 दिसंबर एंड 18 दिसंबर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 13 दिसंबर तक ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नरेंद्र सिंह तोमर। तो केंद्रीय खाद्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण की योजना, जिसको PMFME स्कीम भी कहा जाता है, इसके क्षमता निर्माण घटक का उद्घाटन किया गया है। He has also launched GIS One District One Product Digital Map of India। तो उन्होंने GIS One District One Product Digital Map भी लॉन्च किया है, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो भी हैं डिफरेंट स्टेट्स के, उन सभी की डिटेल है ताकि स्टेक होल्डर्स को इससे फ़ायदा हो। PMFME scheme aims to train food processing entrepreneurs, various groups like self-help groups, farmer producer organization, cooperatives, workers and other stakeholders of its implementation। इस स्कीम का एम है कि जो भी फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि जो भी खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी हैं और विभिन्न समूह हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सहकारी समितियाँ होती हैं, श्रमिक को या फिर और कोई स्टेक होल्डर्स, उनको ट्रेन किया जाए कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए स्कीम का। अंडर द कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम, मास्टर ट्रेनर्स विल बी ट्रेन्ड ऑनलाइन। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता निर्माण करना है, तो क्षमता निर्माण यहाँ पे ट्रेनिंग के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे, जो कि फिर बेनिफिशरीज को ट्रेन करेंगे। ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशिएटिव विल असेस एंड सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अंडर द कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम। तो इस स्कीम के अंतर्गत ये जो इसका कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट है, क्षमता निर्माण जो घटक है इसका,
इसके अंतर्गत ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशिएटिव है। ये असेसमेंट करेगा, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। FICSI को पहले फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्किल काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम की हम बात करें प्राइम मिनिस्टर FME स्कीम की, तो ये लॉन्च की गई थी टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एक्सिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रकार के समर्थन प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे जो समर्थन है वो वित्तीय भी होगा, तकनीकी तौर पर भी होगा और व्यवसाय तौर पर भी होगा। इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टुगेदर विद द स्टेट्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा लॉन्च किया गया विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर, और इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। इट इज़ एन ऑल इंडिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है और स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए स्पेंड करेगी एंड 2 लाख एंटरप्राइजेस को यहाँ पे कवर किया जाएगा 5 सालों में, फ्रॉम 2021 टू 2024-25। सो क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम एंड इट्स कैपेसिटी बिल्डिंग कॉम्पोनेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल सर्टिफाई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अंडर द कैपेसिटी बिल्डिंग कॉम्पोनेंट। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम क्षमता निर्माण घटक के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रमाणित करेगा। PMFME इज एन ऑल इंडिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये एक अखिल भारतीय केंद्रीय प्रायोजित योजना है। गवर्नमेंट विल स्पेंड ₹10,000 करोड़ एंड कवर 2 लाख एंटरप्राइजेज ओवर 5 years फ्रॉम 2021 to 2024-25। PMFME के तहत सरकार 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 2 लाख उद्यमों को कवर करेगी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे NSDC जो है प्रोवाइड नहीं करेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। जो एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट, वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगी। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है 19th और 20th दोनों ही दिन के कवर कर लिए हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे करंट अफेयर्स आप जाकर वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं pendulumedu.com पर। सो ऐसी तैयारी करते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।